अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 226 लतिका जी की शर्त। आवाज सुनकर सभी ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर लैला खड़ी थी। न जाने जेनी को इस वक्त लैला को देखकर एक अजीब सा डर क्यों महसूस हुआ। उसने एकदम से सुजॉय के हाथ में थमी माला को अपने गले की तरफ करते हुए कहा, तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो सुजॉय? तुम शादी की रस्म पूरी करो। देखो कहीं मुहूर्त बीत गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लैला ने जब ये देखा तो वो फिर से बोली, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला लेंगे वो आपकी मर्जी। लैला ने कुछ इस तरह से कहा कि सुजॉय ने अपने हाथों में थमी हुई माला सुहाना को थमाई और फिर आगे बढ़ते हुए लैला से कहा, मेरे साथ आओ लैला। लैला ये सुनते ही तेजी से उसके साथ बढ़ गई। पीछे हॉल में मौजूद लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। वहीं जेनी के साथ साथ लतिका जी और सुहाना भी हैरान रह गए थे। उधर सुजॉय ने कमरे में पहुंचते ही कहा, अब मुझे बताओ कि तुम क्या कह रही थी? लैला ने जल्दी जल्दी शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें उसे बता दी। तब सुजॉय ने उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, तुम इतनी बड़ी बात किस बेसिस पर कह रही हो लैला? तुम्हारे पास कोई सबूत है? लैला ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, बहुत कोशिशों के बाद भी मैं उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। उसके बाद लैला ने सोनोग्राफी की मैनुअल रिपोर्ट के बारे में उसे बताया। सुजॉय कुछ देर तक उसकी बातें सुनता रहा। तब लैला ने आखिर में कहा, मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जेनी की प्रेगनेंसी में कुछ झोल तो है। इसीलिए आपको इस शादी का फैसला पूरी तरह से सोच समझकर करना चाहिए। ये कहकर लैला खामोश हो गई। सुजॉय वहीं का वहीं खड़ा रह गया। सुधांशु आज काफी देर असाइलम के पास वाली टपरी पर बैठा हुआ था। जिस पियून ने उसे आज संडे को माई से मिलने आने वाले लोगों के बारे में बताया था, वो पियून भी लापता था। सुधांशु एक के बाद एक कप चाय पीते हुए मन ही मन सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो पियून का बच्चा मेरे पैसे भी ले गया और मुझे गलत इन्फॉर्मेशन भी दे गया। उसे खुद कुछ पता ही ना हो और उसने सिर्फ पैसे के लालच में झूठ बोल दिया। लगता है आज भी ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। अभी वो मन ही मन गुनगुनाते हुए ये सब सोच रहा था कि तभी उसे असाइलम के मेन गेट से वो पियून आता हुआ दिखा। उसे देखते ही सुधांशु के चेहरे पर खुशी सी बिखर गई और उसने नजदीक आते ही कहा, मुझको पता था साहिब कि आप यहाँ जरूर इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए आपको बताने आया हूँ कि माई से मिलने आने वाले जो लोग हैं ना, वो आज नहीं आ रहे। उनके घर पर कोई फंक्शन है, इसीलिए तो अब शायद अगले संडे को ही लोग आएंगे। ये सुनकर सुधांशु के चेहरे की सारी खुशी काफूर हो गई, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थैंक यू कहा और बाइक की तरफ बढ़ गया। बाइक से निकलते हुए उसने जुमला भरे लहजे में खुद से कहा, अब अगले संडे फिर से इतना ही टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस बार सोहन को भी साथ लेकर आऊंगा। अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी माँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए। दोनों कमरे से निकलकर जब बाहर हॉल में आए तो देखा कि लगभग सारे ही गेस्ट जा चुके थे। उन्हें बाहर आता हुआ देखकर पाहुजा साहब ने एकदम से बेचैनी भरे लहजे में लैला से पूछा, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? तब सुजॉय ने पाहुजा साहब से कहा, आप लोगों को लैला से कोई भी सवाल करने की जरूरत नहीं है डैड। लैला को जो कुछ भी बताना था वो मुझे बता चुकी है, इसीलिए उससे कोई भी सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आप लोगों से एक ही बात कहनी है। ये सुनकर जेनी ने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम फेरों के बाद कह लेना। अभी चलो ना, जल्दी से फेरे ले लेते हैं, कहीं मुहूर्त बीत जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी बाबा। लेकिन सुजॉय ने बिना अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए कहा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है जेनी, फिलहाल मैं ये शादी नहीं कर सकता। सुजॉय का इतना कहना था कि जेनी पर जैसे हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने थरथराते हुए लहजे में कहा, क्या तुम ये क्या कह रहे हो सुजॉय? फिर उसने एकदम से आगे बढ़कर लैला के सामने आते हुए कहा, देखो लैला, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुजॉय से शादी न कर पाने का दुख है, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन में तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो?
तुमने वहां अकेले कमरे में जाकर क्या पट्टी पढ़ाई है सुजॉय को मेरे खिलाफ? हाँ, जवाब दो मुझे। लैला ने उसे इस तरह बिहेव करते हुए देखा तो बोली, मैंने किसी को कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है जेनी, बस अपना शक जाहिर किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें इन सबको अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी सच्चाई जरूर बतानी चाहिए। उसकी बात सुनकर जेनी के चेहरे का रंग बार बार बदल रहा था। उसे फिर से कुछ कहती तब तक पाहुजा साहब ने आगे आते हुए कहा, देखो सुजॉय, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन ऐसे फेरों से पहले डिसीजन लेने का क्या मतलब है? पाहुजा साहब के ऐसे कहने पर लतिका जी भी जैसे सदमे से बाहर आते हुए बोली, सुजॉय, ये भी कोई तरीका है बिहेव करने का? जेनी तुम्हारी होने वाली वाइफ है और तुम इसकी बातों पर भरोसा न करके इस बाहर की लड़की पर भरोसा कर रहे हो। तब लैला ने कहा, सुजॉय साहब मेरी बातों पर इसीलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मैं सच बोल रही हूँ और इन्हें इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर लतिका जी को अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल सा हो गया। उन्होंने एकदम से लैला के सामने आकर उसे उंगली दिखाते हुए वार्निंग दी और कहा, बस अब मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। सुजॉय को किससे शादी करनी चाहिए किससे नहीं, ये फैसला वो खुद करेगा। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे तुम आकर समझाओगी कि इसके लिए कौन सी लड़की सही रहेगी और कौन सी लड़की गलत। और अगर सुजॉय को किसी मशवरे की जरूरत होगी भी तो उसका परिवार है उसके साथ, उसे सही मशवरा देने के लिए। हमें किसी बाहरी की कोई जरूरत नहीं है। और तुम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती? जब हर तरह से मेरे बेटे को पाने की कोशिश की और तुम उसमें नाकामयाब हो गई तो ठीक शादी के दिन उसकी शादी तोड़ने के लिए आई हो। लतिका जी का लहजा था या कि जहर में बुझा हुआ तीर। लैला को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसे अंदर तक गहरे घाव दे दिए हों। बेइज्जती के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उसने अपनी आंखों को बंद करके अपने आंसुओं को छलकने से रोका और फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि आप लोग कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। लैला की बातें सुनकर अभी जेनी कुछ और बोलना ही चाह रही थी कि तभी सुजॉय ने उसे रुकने का इशारा किया और फिर लतिका जी से बोला, मुझे अच्छे से पता है माँ कि लैला इतनी बड़ी बात किसी बिना वजह के नहीं बोलेगी। और रहा सवाल मेरी शादी रुकवाने का, तो अगर उसे इस बात में जरा सा भी इंटरेस्ट होता ना तो वो एक काम पहले ही कर चुकी होती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को मुद्दा बनाने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। अभी वो कह ही रहा था कि तभी किसी के गिरने की आवाज आई और सबने पलटकर देखा तो अपना सिर थामी हुई जेनी फर्श पर गिरी हुई थी। लतिका जी भागते हुए उसके पास आई और फिर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, जेनी, जेनी बेटा, तुम्हें क्या हो गया बेटा? उठो उठो, आंखें खोलो। कहते हुए लतिका जी उसे लगातार झिंझोड़े जा रही थी, लेकिन जेनी बेहोश हो चुकी थी। लतिका जी ने जब देखा कि इतना उठाने के बाद भी जेनी की आंखें नहीं खुल रही हैं, तो उन्होंने सुजॉय से कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, एम्बुलेंस के लिए फोन करो। ये सुनते ही सुजॉय तेजी से फोन की तरफ बढ़ गया, जबकि लतिका जी गुस्से में भरकर लैला की तरफ देखते हुए बोली, बहुत नौटंकी हो गई तुम्हारी, अब चुपचाप अपना मनहूस साया लेकर निकल जाओ यहाँ से। और एक बात याद रखना, अगर मेरी बहू या उसके होने वाले बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाना तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं हूं, समझी तुम? गेट लॉस्ट। लैला ने उनके तानों से भर गई अपनी आंखों को पोंछा और एक नजर पाहुजा साहब और सुहाना पर डालती हुई खामोशी से बाहर निकल गई। वहां से निकलते हुए उसके मन में बस एक ही ख्याल था, मुझे जो कोशिशें करनी थी मैंने कर दी भगवान जी, अब सब आपके ऊपर है। मुझे बस आपसे इतना ही कहना है कि इन सबके बीच जेनी और उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। अगर कोई बच्चा वाकई में है तो। उधर आनन फानन में सारे ही लोग जेनी को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुंचे जहां से उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर ने जैसे ये सुना कि वो अचानक से बेहोश हो गई थी तो जल्दी ही उसका चेकअप शुरू कर दिया। जितनी देर तक डॉक्टर उसका चेकअप करती रही, इतनी देर तक बाहर बैठी लतिका जी की धड़कन तेज चल रही थी। उन्हें बस इसी बात का डर लग रहा था कि कहीं लैला के लगाए गए इल्जाम की वजह से जेनी के बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। लगभग 20 मिनट बाद जब डॉक्टर बाहर निकली
तो लतिका जी तेजी से उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टर? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? सब ठीक तो है ना? अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हाँ मिसेस पाहुजा वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि किसी स्ट्रेस की वजह से उनका प्रेशर लो हो गया हो और उन्हें चक्कर आ गया था। लतिका जी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है डॉक्टर, ऐसे बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ मिसेस पाहुजा बेबी बिल्कुल ठीक है, आप पेशेंट से मिल सकती हैं। ऐसे तो सभी कुछ नॉर्मल है, लेकिन हम उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए आज भर रखते हैं। कल तक सब कुछ ठीक रहेगा तो आप उन्हें सुबह घर लेकर जा सकती हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई, जबकि लतिका जी ने यह सुनकर सुजॉय की तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखा और फिर अंदर चली गई। अंदर आते ही उन्होंने जेनी से कहा, आई एम सो सॉरी बेटा, उस लड़की के पागलपन की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। जेनी ने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए हुए कहा, कोई बात नहीं लतिका आंटी, मैं सुजॉय के लिए कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन लतिका जी ने एकदम से कुछ तय करते हुए कहा, नहीं जेनी, अब तुम्हें कोई और परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंडित जी ने कहा था शादी का मुहूर्त रात 10 बजे तक का है। इस हिसाब से अभी भी मुहूर्त के आधे घंटे बाकी है। मैं अभी के अभी यहीं हॉस्पिटल में तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगी। ये कहकर लतिका जी पीछे पलटकर सुजॉय की तरफ देखते हुए बोली, पंडित जी और बाकी सारी जरूरी चीजों के साथ अपने डैड को यहाँ हॉस्पिटल आने के लिए कहो। सुजॉय, तुम दोनों की शादी होगी और आज ही इसी वक्त यहीं हॉस्पिटल में होगी। लतिका जी की बातें सुनकर सुजॉय के माथे पर सिलवटें उभर आई थीं। उसने एक नजर जेनी को देखा और फिर लतिका जी से कहा, नहीं माँ, अब ये शादी फिलहाल तो नहीं हो सकती। अब जब तक मैं इस बच्चे के बारे में कंफर्म नहीं कर लेता तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। कहते हुए वो कुछ पलों के लिए रुका और एक एक करके लतिका जी और जेनी का चेहरा देखा। जैसे ही जेनी ने अपने चेहरे पर उसकी नजर महसूस की, उसने एकदम बेचैनी से कहा, लेकिन सुजॉय। उसे ऐसे बोलते हुए देखकर सुजॉय ने उंगली के इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा और फिर आगे बोला, सब लोगों के इतना कहने के बावजूद भी मैंने कभी जेनी को किसी टेस्ट के लिए नहीं कहा। लेकिन आज जब इतनी बातें हो ही गई हैं, तो मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई में जिस बेसिस पर मैं जेनी से शादी कर रहा हूं उसके बारे में मेरा एक बार कंफर्म होना तो बनता है। इसीलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मैं फिलहाल ये शादी नहीं कर सकता माँ। और हाँ, मेरे इस फैसले को बदलने के लिए आप कोई भी दलील देंगी ना तो मैं वो नहीं मानने वाला। इसीलिए आप फिजूल की कोशिशें भी मत कीजिए। सुजॉय के लहजे में कुछ ऐसी सख्ती थी कि लतिका जी को अच्छे से समझ आ गया था। अब इस बात के बाद वो वाकई उसे अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर सुजॉय के लहजे में ही जवाब देते हुए बोली, ठीक है, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। कहकर उन्होंने सुजॉय का चेहरा देखा। उधर बेड पर लेटी हुई जेनी दम साधे हुए लतिका जी और सुजॉय की बातें सुन रही थी। पता नहीं ये लतिका जी कौन सी शर्त रखने जा रही हैं। इनका भी कुछ पता नहीं चलता। कहीं अगर इन्होंने सुजॉय के सामने मेरे लिए डील करने की बजाय कुछ उल्टा सीधा सौदा किया ना, तो जेनी तो इस गेम में गई काम से। उसने मन ही मन झुंझुलाते हुए सोचा, आखिर क्या होगी लतिका जी की शर्त। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।